हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। ये शेड्यूल है, अभी इसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं। इसको और भी बढ़ाया जाएगा, मतलब और जो नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ क्लासेस, उसको और बढ़ाया जाएगा इस वीक के बाद। ओके। और सभी को पता होगा कि इसके पहले जो होमवर्क सीरीज चला था उसमें हम लोगों ने 75 से भी ज़्यादा लेक्चर कंप्लीट किया है। बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट किया गया है क्वेश्चंस के माध्यम से। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी जो है ये बेनिफिशियल है। उनका रिवीजन भी हो रहा है अब नए वाले सीरीज में। नए टॉपिक भी सीखने को मिल रहे हैं और रिवीजन भी हो रहा है। और क्वेश्चन के माध्यम से करने का फायदा ये है कि क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं प्लस एक्सप्लेनेशन से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो दोनों फायदा है। ये टॉपिक देखिए, एक चीज बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी है। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, नोटिफिकेशंस, पीडीएफ फाइल्स, ये सभी क्लास से जुड़े जो भी मैसेजेस हैं ये सभी टेलीग्राम में ही शेयर किए जाते हैं। तो टेलीग्राम से आप जरूर जुड़िए। ओके। तो ये जो है 15 तारीख का टॉपिक था, झारखंड सदान इंपॉर्टेंट फोर्ट्स मई 2022, टेम्पल्स ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। फिर ये 16 तारीख का जो है ये चल रहा है। इसके बाद हम लोग 17 के लिए ये देखेंगे। तो इस तरह से अभी डे वाइज जो है, डे वाइज आपको टॉपिक दिया जा रहा है। नेक्स्ट वीक से आपको ये टाइम वाइज मिलेगा कि किस टाइम में कौन सा टॉपिक होने वाला है, पर्टिकुलर टाइम का टॉपिक दिया जाएगा। ओके। इस वीक में आपको लगभग आदत सी लग गई है, मतलब आपको ये पता चल गया कि क्लासेस किस तरह से हो रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन, मतलब अभी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोजेक्ट क्वीपर किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी की प्रस्तावित परियोजना है? तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग साथ साथ आंसर करते रहिए। मैंने आपको बोला है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन लाइव की तरह ये चलेगा, और मैं आपके कमेंट्स को देख सकता हूँ, जो लाइव चैट है उसको देख सकता हूँ, उसका रिप्लाई भी कर सकता हूँ। फिर भी कोई लंबा सा डाउट है, कोई बढ़िया डाउट है, तो आप मेन कमेंट बॉक्स में उसे जरूर छोड़ दीजिए। ओके। तो ये जो प्रोजेक्ट क्वीपर है, तो किस कंपनी की जो है प्रस्तावित परियोजना है? ये अमेजन का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखते हैं, प्रोजेक्ट क्वीपर। तो ये है क्या? अमेजन का अपना सैटेलाइट जाएगा। अमेजन का अपना सैटेलाइट जो है ये स्पेस में जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट, सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। तो ये अमेजन का है। ओके। और इसके लिए क्या है कि अ, इसके लिए जो सैटेलाइट, जो रॉकेट यूज किया जाएगा, या फिर यूं कहें जो एजेंसी इसके लिए काम कर रही है, वो है एरियन। वो एरियन स्पेस एजेंसी, एरियन स्पेस एजेंसी जो कि यूएस का ही है। ठीक है। इसके 3 रॉकेट्स हैं, 3 जो है रॉकेट्स हैं, 3 रॉकेट्स जो है इसके सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए लगभग तैयार से हैं। ठीक है। ऑप्शन बी अमेजन हो जाएगा। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए एसडीएफ का विस्तार क्या है? एसडीएफ यहाँ पर हिंदी में फुल फॉर्म लिखा हुआ है। एसडीएफ का मतलब होता है, एसडीएफ का मतलब होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट डिपॉजिट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये होता क्या है? तो यहाँ पर ये है जो लिक्विडिटी होता है, तो लिक्विडिटी को आप कह सकते हैं कि इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये यूज किया जा रहा है। और रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था। किस चीज का मीटिंग हुआ था? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका मीटिंग हुआ था, और इसी मीटिंग में इस चीज को लॉन्च करने का फैसला लिया गया। ठीक है। तो यहीं पर ये कहा गया कि 3.75% पे जो है लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ये होता है अस्थाई जमा सुविधा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। घरेलू पूंजी खरीद बजट का कितना प्रतिशत निजी उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया है? तो ये डेटा वाले क्वेश्चन आप बार बार रिपीट करेंगे तभी आपको याद हो पाएगा। ये 25% हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। वहीं अगर अमाउंट में आप इसको देखते हैं तो 21,000 करोड़ हो जाते हैं, 21,000 करोड़ रुपीस, इंडियन रुपीस हो जाते हैं। ठीक है। इसमें से 1500 करोड़ जो है ये जो स्टार्टअप करते हैं उनके लिए है। ऑप्शन बी 25%। संघाई सहयोग संगठन, क्या बोलते हैं इसको? एससीओ। ठीक है। तो ये जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? एससीओ में कौन कौन से मेंबर्स हैं? एससीओ में कौन कौन से मेंबर्स हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मेंबर हैं। ठीक है, 8 मेंबर हैं ये। अगला क्वेश्चन है,
नासा के हाल के आंकड़ों के अनुसार किस प्रमुख अंतरिक्ष यात्री देश में सबसे कम अंतरिक्ष मलबा है? मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। देखिए, अब ये टाइपिंग मिस्टेक आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो नॉलेज चाहिए होता है उसमें कमी नहीं की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, इसको बोलते हैं डैब्रिस। तो नासा का रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है, नासा का जो है रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है, और उस रिपोर्ट में इसको बोलते हैं ऑर्बिटल ऑर्बिटल डैब्रिस क्वार्टरली न्यूज़, क्वार्टरली क्वार्टरली न्यूज़ ये बोला जाता है। तो ये नासा रिलीज करता है, और इसी से हमें पता चला है कि स्पेस में लगभग 25,000 मलबा पड़े हुए हैं। मलबा डेब्रिस जिसको बोलते हैं, मतलब जो स्पेस पॉल्यूशन है, जो गार्बेज है, वो पड़ा हुआ है। और यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे कम किसका है, सबसे कम अंतरिक्ष मलबा किसका है? सबसे कम अंतरिक्ष मलबा जो है वो भारत का है। 25,000 मलबा में 25,000 गार्बेज में इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का मात्र 103 है, मात्र 114, सॉरी 114 है। तो 100 के आसपास आप याद रख सकते हैं, तो ऑप्शन सी भारत हो जाएगा। आईआईएससी है ना, ये आईआईएससी जो बेंगलोर में है, आईआईएससी के एक नए अध्ययन के अनुसार मछली को नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोप्लास्टिक किस नदी में पाए जाते हैं? तो ये जो माइक्रोप्लास्टिक है, इससे मछली का जो स्केलेटन सिस्टम है वो काफी डैमेज हो रहा है ना, स्केलेटन सिस्टम जो वो डैमेज हो रहा है। इनको जो है आप कह सकते हैं बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं मछलियों को। तो ये जो है कावेरी नदी की बात हो रही है, ऑप्शन बी कावेरी नदी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, और ये किस तरह से पता लगाया गया? ये पता लगाया गया जो स्केलेटन डिफॉर्मेलिटीज हो रहे हैं, ये पता लगा है रमन स्पेक्ट्रो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला है। ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला, ऑप्शन बी कावेरी। इसके बाद इस वर्ष के ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित अमर मित्रा किस भाषा के लेखक हैं? यहां पर क्या लिखा हुआ? अमर मित्रा लिखा हुआ है। तो अमर मित्रा जो है, ओ हेनरी प्राइज इनको दिया गया है। किस भाषा से ये जुड़े हुए हैं? इनका एक शॉर्ट फिक्शन कह सकते हैं, स्टोरी आया था 1977 में। 1977 में क्या नाम था इसका? गांव बोरो, है ना, गांव बोरो। तो ये जो है, इसी के लिए इन्हें ये ओ हेनरी पुरस्कार दिया गया है। बंगाली में ये लिखा गया था, ऑप्शन सी बंगाली। बंगाली की ये जो है लेखक हैं। ये नहीं बोला जा रहा है किस लैंग्वेज में इनको मिला है, ये किस लैंग्वेज से हैं, तो ये बंगाली लैंग्वेज के राइटर हैं। और इनको जो है, ये जो अमन मित्रा है, इनको जो है 2006 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने घोषणा की कि छात्र 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकते हैं? अभी तक क्या होता है कि आप एक टाइम में एक ही रेगुलर कोर्स को कर सकते हैं, सभी को पता होगा इसके बारे में। रेगुलर कोर्स को कर सकते हैं मतलब एक टाइम में आप 2 कोर्सेज को शो नहीं कर सकते हैं जो कि रेगुलर है। डिस्टेंस वाले को शो कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर कोर्स में ये शो नहीं किया जा सकता कि एक ही टाइम में आपने 2 कर रखा है। तो रिसेंटली यूजीसी ने कहा है कि आप एक टाइम में 2 कोर्स कर सकते हैं, एक टाइम में 2 कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो डिप्लोमा कर लें, साथ में आपका यूजी भी हो रहा है, ये हो सकता है। 2 बैचलर्स प्रोग्राम हो सकता है, 2 मास्टर प्रोग्राम हो सकता है, इस तरह का कैटेगरी बांट दिया गया है। तो यूजीसी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस देश ने 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाहरी ऋण चुक की घोषणा की है, ऋण चुकाने की घोषणा की है? ये श्रीलंका की हालत काफ़ी खराब हो गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। ओके, और यही कारण था कि वहाँ के लोग सड़क पे उतर आए थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे थे। श्रीलंका की बात हो रही है, ऑप्शन सी श्रीलंका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती होती है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है ये 14 अप्रैल को स्टेट लेवल पर इक्वलिटी डे के रूप में मनाएगी। इक्वलिटी डे के रूप में जो है इसे मनाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, इन्होंने ही अनाउंस किया था। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा कि इनके कुछ राइटिंग्स हैं उनको तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा। ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट है,
किस भारतीय सशस्त्र बल ने प्रौद्योगिकी विकास के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ किसने ये ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये है वायुसेना, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आत्मनिर्भर भारत के लिए इस पर योगदान देने के लिए ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हिमाचल दिवस है ये कब बना था हिमाचल प्रदेश? ये 1948 को ही बन गया था, 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को ही बन गया था। तो 15 अप्रैल जो है हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो ये कब मनाया गया था, आप बताइए। उत्तराखंड ये कब बना था? हिमाचल जैसा ही है ना, उसके बगल में है। ये आप बताइए डेट के साथ, सिर्फ ईयर नहीं, ईयर तो सभी को पता है 2000, डेट के साथ बताइए। ठीक है, ऑप्शन सी अप्रैल 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुशंसित नेशनल टाइम रिलीज स्टडीज, टीआरएस जिसको बोलते हैं, किस विभाग ने जारी किया है? ये किस विभाग का है? तो सीबीआईसी। सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, सीबीआईसी। तो इसके जो चेयरमैन है कौन है? इसके चेयरमैन विवेक जौहरी हैं, विवेक जौहरी हैं। ओके, तो इन्होंने जो है इस टीआरएस को रिलीज किया है। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया गया था। तो यहां पर सीबीआईसी ऑप्शन बी हो जाएगा, सीबीआईसी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें है क्या कि जो कार्गो होता है, जो ट्रेड के मामले में जो कार्गो होता है, तो इसके क्लियरेंस से संबंधित चीजों को बताया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सेनचाओ 13 किस देश का सबसे लंबा मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है? तो इस कंट्री के लिए चाइना की बात हो रही है। चाइना 2022 में 11 स्पेस मिशन करने वाला है और उन 11 में से ये जो था ये 5वां था। इसमें अंतरिक्ष यात्री भी साथ में गए थे और 183 दिन बाद ये लौट आए हैं। तो इसके लिए चाइना के लिए ये सबसे लंबा मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन था। तो चीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हीमोफीलिया दिवस जो होता है ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया दिवस जो है, हीमोफीलिया ये ब्लड संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो क्लॉट बनते हैं ये कमजोर हो जाता है और छोटी इंजरी लगती है, तो उसके बावजूद भी ब्लड काफ़ी अच्छा खासा निकल जाता है। तो इसी से जुड़े बीमारी के अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसके अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं, तो यही संबंधित है इससे। 17 अप्रैल को ये मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, और 1989 से ये मनाया जा रहा है, 1989 से ये जो है मनाया जा रहा है। किदवंती के अनुसार वैद्यनाथ मंदिर में इनमें से किसने शिवलिंग की स्थापना की थी? तो शिवलिंग की जो स्थापना की गई थी वो रावण के द्वारा किया गया था। कहाँ पर है ये मंदिर? देवघर में है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग जिसको मनोकामना लिंग बोलते हैं, ये कहाँ पर है? देवघर के वैद्यनाथ में है। ठीक है, देवघर स्थित वर्तमान वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इनमें से किसके द्वारा कराया गया था? तो वर्तमान मंदिर जो है इसका निर्माण पूरनमल के द्वारा करवाया गया था, जो कि 10वें राजा हैं किसके? गिद्धौर वंश के। गिद्धौर वंश के 10वें राजा हैं। और इस मंदिर पर जो टॉप में जो स्वर्ण कलश है ये किनके द्वारा लगाया गया था? इसी वंश के, गिद्धौर वंश के ही राजा थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था चंद्रमौलेश्वर, उनके द्वारा ये लगाया गया था। और यहाँ पर टॉप में सब जगह त्रिशूल होता है लेकिन यहाँ पर पंचशूल है, ये ऐसा इकलौता है शिव भगवान के रूप में देखा जाए तो। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, देवघर स्थित युगल मंदिर को नवलखा। एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ, रुकिए। सब कुछ ठीक तो चल रहा है? चलिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। नेक्स्ट है, देवघर स्थित युगल मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये नौलखा मंदिर जो है कहां पर है? ये युगल मंदिर या फिर नौलखा मंदिर ये देवघर में है। कहां पर है ये? देवघर में। और इसे बनाने में जो लागत आई थी ये 9 लाख रुपए का लागत इसमें आया था, जिसकी मदद, इस चीज में मदद जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? ये चारुशिला देवी के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा एक और मंदिर बनाया गया है जो गोड्डा में जो 12 कोपी पहाड़ी है वहां पर जो मंदिर है, क्या नाम है? योगिनी मंदिर। तो इनके द्वारा ही बनाया गया है, चारुशिला देवी के द्वारा। तो लागत जो है 9 लाख रुपए आई थी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
देवघर स्थित नौलखा मंदिर के निर्माण हेतु इनमें से किसने 9 लाख रुपए की राशि दी थी? तो ये कौन थे? ये चारुशिला देवी थी। एक योगिनी मंदिर भी कोटा का जो कि 12 पहाड़ी में है, उसे भी याद रखना है। दोनों, युगल मंदिर जिसको नौलखा मंदिर भी बोलते हैं और योगिनी मंदिर। दुमका स्थित मौलिकशा मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मौलिकशा मंदिर का मतलब क्या हुआ? इसमें सर है, धड़ नहीं है। ओके, और इसका मतलब ही होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क का दर्शन। ठीक है, तो ये जो मंदिर है ये दुमका में है। पहला चीज, इसमें दुर्गा, माँ दुर्गा की प्रतिमा है। ओके, और पूर्ण प्रतिमा ना होकर केवल उनका मस्तिष्क है। ठीक है, मंदिर में बालू का पत्थर से निर्मित भैरव की प्रतिमा भी स्थापित की गई, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, बसंत राय, राजा बसंत राय के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बसंत राय की कुल देवी मानी जाती थी मौलिकशा मंदिर। हर राजवंश का एक कुल देवी होता था। नेक्स्ट, इनमें से कौन मौलिकशा देवी को अपना कुल देवी मानते थे? तो ये ननकर राजा बसंत राय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मां छिन्नमस्तिका मंदिर इनमें से झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर ये रामगढ़ में है, रामगढ़ के रजरप्पा में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दो नदियां, एक हो गया भैरवी, भैड़ा नदी भी इसको बोलते हैं, और दामोदर, तो इन दोनों के संगम पर ये मंदिर स्थित है। तो बहुत पहले रामगढ़ के राजा ने इस मंदिर को बसाया था, और यहाँ के आसपास जो पुजारी हैं दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता से उनको बुलाकर यहाँ बसाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी रजरप्पा रामगढ़, जो कि रामगढ़ में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, रामगढ़ स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो मंदिर में मां काली की धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। छिन्नमस्तिका नाम से ही पता चल रहा होगा, मस्तिका छिन्न, तो इसमें सर नहीं है। मंदिर में प्रतिष्ठापित मां काली का छिन्न मस्तक चंचलता का प्रतीक है। यह भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। भारत में 51 शक्तिपीठ है। मां सती का जो अंग अलग अलग जगह गिरा था, चाहे आभूषण ही क्यों ना हो, तो वहां पर शक्तिपीठ बना हुआ है। उसमें से एक शक्तिपीठ रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर है। ओके, तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के इनमें से किस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा, मतलब जो बांसुरी बजाने वाला मुद्रा होता है, तो कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति प्रतिष्ठापित है? ये कहां पर है? ये वंशीधर मंदिर के रूप में जाना जाता है, और ये गढ़वा में है। गढ़वा में है, गढ़वा में नगर उटारी में है। गढ़वा में नगर उटारी में है। ओके, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, एक किदवंती, किदवंती आप समझते हैं, बार बार क्वेश्चन मिल रहा है। किदवंती मतलब जो कहानियां चली आ रही थी, होता नहीं है कि मुझसे आपने सुना, आपसे कोई और सुनेगा, इस तरह से जो कहानी चलती है इसी को बोलते हैं किदवंती। ओके, अ टेल जिसको बोलते हैं। तो किदवंती के अनुसार रावण ने झारखंड के इनमें से किस मंदिर में हिमालय पर्वत से शिवलिंग ले जाते समय रखा था? तो एक किदवंती है वैद्यनाथ मंदिर के लिए, लेकिन वहां पर हिमालय पर्वत नहीं है। ठीक है, हिमालय पर्वत का जिक्र हो जाए तो ये हो जाएगा दशाशीष महादेव मंदिर। इसमें तीन ही ऑप्शन है, एक कहां चला गया? तो दशाशीष महादेव मंदिर जो है ये कहां पर है? ये पलामू में है। कहां पर है ये? पलामू में है। ओके, पलामू के जो पलामू में जो जपला नाम का जगह है, जहां पर पहला सीमेंट फैक्ट्री लगा था झारखंड में, तो जपला में है ये। ओके, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, चतरा के मां भद्रकाली मंदिर का निर्माण कब किया गया था? मां भद्रकाली मंदिर का निर्माण जो है ये कब करवाया गया था? कहां पर है ये? चतरा में है। चतरा में है, चतरा में इटखोरी के पास है। चतरा में इटखोरी के पास है। तीन रूप होते हैं भद्रकाली के, सौम्य, उग्र, काम, तो ये सौम्य रूप प्रदर्शन करता है। और 5वीं से 6ठी शताब्दी में जो पाल वंश का शासन था, तो उस समय इसका निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता है। ओके, और इसमें लिखा हुआ भी है, जो मंदिर है, तो मंदिर की जो प्रतिमा है, प्रतिमा में नीचे पाली भाषा में लिखा हुआ है। उसका मीनिंग ये है कि ये जो मंदिर है ये राजा महेंद्र पाल द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। इस प्रतिमा को ये लिखा हुआ है। ऑप्शन सी हो गया। इसके बाद है, चतरा के भद्रकाली मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस मंदिर में 1008 शिवलिंग उकेरे गए हैं। बाहर कोटेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है, और इस मंदिर में स्थित कोटेश्वर नाथ स्तूप के नीचे
परिनिर्वाण मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा उत्कीर्ण है। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। भद्रकाली मंदिर, ओके। प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो टांगीनाथ जो है ये पाशुपत संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ओके। और ये कहाँ पर है? ये जो है गुमला में है। कहाँ पर है ये? गुमला में। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर एक खंडित त्रिशूल भी है जो कि गड़ा हुआ है, काफी लंबा चौड़ा है, इसका ध्यान आप रखेंगे। और ये गुमला के मंझ गांव पहाड़ी में है। मंझगांव पहाड़ी में। ऑप्शन सी गुमला हो जाएगा। गुमला स्थित टांगीनाथ धाम का मंदिर जो है इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? गुमला स्थित टांगीनाथ धाम का मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है, गुमला में है। टांगीनाथ पाशुपत संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ है, ओके। और अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल यहाँ पर अवस्थित है। झारखंड के इनमें से किस मंदिर का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है? ये टांगनाथ धाम मंदिर जो कि गुमला के किस पहाड़ पर है? ये मंझगांव पहाड़ पर है, ओके। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहां पर है? ये स्टैटिक जीके का आ गया। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो है इसमें बहुत सारे टेम्पल आते हैं। इसमें जो है बहुत सारे टेम्पल आते हैं। ये कहां पर है? ये वन लाइनर है। तो ये जो है चोला डायनेस्टी, चोला वंश के द्वारा जो है ये बनाया गया था। और ये तमिलनाडु में। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक मंदिर बताया गया था विरिदेश्वर मंदिर, ये इसी में आता है। ये जो है इसी में आता है। ग्रेट लिविंग चोला कहां पर है? तमिलनाडु में। सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व है, एक बायोस्फीयर भी है, एक क्या बोलते हैं, रामसर साइट भी है। ये कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल में। कहां पर है ये? वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक मिनट, ओके। तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये वेस्ट बंगाल में है। और क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सिंबल कब मिला? तो सुंदरबन को कब मिला था? 1987 को मिला था, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? इसके पहले ग्रेट लिविंग चोला, ये भी जो है 87 में ही इसको भी मिला है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ये जो है दिल्ली में है। ताजमहल के पहले ही बनाया गया था। और ताजमहल का जो आप देखेंगे आर्किटेक्चर इससे मिलता जुलता है। और ये 1570 में बनाया गया था। लेकिन ताजमहल जो है, ताजमहल ये 1632 में स्टार्ट होता है, 1648 में कंप्लीट हो जाता है। 1983 में ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिल गया था। लेकिन हुमायूं टॉम्ब की बात करें तो हुमायूं टॉम्ब को कब मिला था? हुमायूं टॉम्ब को दर्जा कब मिला था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं टॉम्ब को कब मिला था? एक मिनट, ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ मैं बोल रहा था कि ताजमहल को 83 में मिला था। और हुमायूं टॉम्ब जो है, जो कि बहुत पहले बन गया था, लेकिन इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो मिला है ये 1983 मिला है। 10 साल बाद इसे मिला है। दोनों को साथ में याद रखना है। बनाया किसके द्वारा है गया है ये? तो हुमायूं की जो विधवा थी, विडो जो थी, बैगा बेगम बोलते हैं, बैगा बेगम, इनके द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? नंदा देवी नेशनल पार्क ये कहां पर है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क, ये बार एक मिनट थोड़ा ही फंस रहा है। ओके, क्लियर। नंदा देवी नेशनल पार्क ये कहां पर है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो ये जो है, एक तो नंदा देवी हो गया, दूसरा वैली ऑफ फ्लावर्स जिसको बोलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स। साथ में मैंने क्यों लिखा देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स ये दोनों जो हैं ये उत्तराखंड में है। ये दोनों उत्तराखंड में है। इन दोनों को मिलाकर जो है नंदा देवी बायोस्फीयर है। नंदा देवी बायोस्फीयर है, ओके। तो यहां पर इन दोनों को मिलाकर ये बायोस्फीयर बनाया गया। बायोस्फीयर आपको पता होगा, इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं। बहुत ही बड़ा एरिया ये होता है, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाकर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो ये बात ध्यान में रखना है। और ये दर्जा इनको कब मिला है? तो ये जो है एक नेशनल पार्क को 1988 में मिल गया था। और वैली ऑफ फ्लावर्स को 2005 में मिला। ये अलग अलग था, फिर दोनों को कंबाइन करके जो बायोस्फीयर रिजर्व बना, तो
ये 2005 का ही माना जाता है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुतुब मीनार जो है कहाँ पर? दिल्ली में एक पूरा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, इसमें बहुत सारे मकबरा हैं, जैसे कि इल्तुतमिश का हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का हो गया, अलाई दरवाजा है यहाँ पर, है ना। और कुतुब मीनार का निर्माण जो है स्टार्टिंग तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन कंप्लीशन जो हुआ था ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इसके मेंटेनेंस में अलाउद्दीन खिलजी ने भी काम किया है, फिरोज शाह तुगलक ने भी काम किया है। ओके, कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है ये 1993 में ही मिला है। 1993 जिस समय हुमायूं टॉम को मिला था। क्लियर? मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची किस राज्य में स्थित है? तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची जो है एमपी में, देखिए तीन चीज है, मैंने इसके पहले दो बताया था, एक मैंने नहीं बताया था। एक हो गया खजुराहो का मंदिर, एक हो गया खजुराहो का मंदिर, दूसरा हो गया ये सांची, सांची स्तूप, मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, और तीसरा हो गया भीम बेटका की गुफाएं। ये तीन जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। तो कहां पर है ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है ये? सांची का जो मॉन्यूमेंट्स है ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 200 बीसी से 100 बीसी के आसपास इसका टाइम है। 200 बीसी से 100 बीसी के आसपास का टाइम है। अशोक के टाइम में जो है ये बनाया गया था। नेक्स्ट, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, तीन स्टेट आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और तमिलनाडु हो गया। तो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी, हिमाचल में कालका से शिमला, और तमिलनाडु में आपको याद रखना नीलगिरी माउंटेन जो है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। तो इनको मिलाकर बोला जाता है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। और माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया इसको कब मिला था? माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया इसमें अलग अलग है, जैसे ये आप देख रहे हैं दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी, इसको 1999 में मिल गया था। ठीक है, इसके बाद नीलगिरी वाला जो है ये 2005 में इसे मिला था। और सॉरी, ये हो गया कालका ना, कालका नीलगिरी, ठीक है। तो यहाँ पर नीलगिरी जो है, नीलगिरी 2000 इसको 5 में मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। और कालका से शिमला का जो रेलवे है इसे मिला था 2008 में। अलग अलग टाइम पीरियड है, लेकिन ग्रुप में इसे कहा जाता है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल, ये कहाँ पर है? ये गया में है। गया कहाँ पर है? ये बिहार में है। ये बिहार में, ये जो टेम्पल है, पहला टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल है, तो ये जो पहला टेम्पल है ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, महाबोधि टेम्पल। यहीं पर वृक्ष के किनारे ये टेम्पल जस्ट कंपाउंड, एक ही कंपाउंड में है, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, नेक्स्ट, अच्छा महाबोधि टेम्पल को कब मिला है? तो ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, 2002 में ही मिला है, मतलब ज्यादा साल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये कहां पर है? नाम से ही पता चल रहा होगा चंपानेर, ये कहां पर है? ये गुजरात में है। ये जो है गुजरात में, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है ये गुजरात में। ओके, और यहाँ पर कुछ मंदिर भी हैं, जैसे कि कालिका माता, कालिका माता टेम्पल हो गया, जैन टेम्पल हो गया। ये पावागढ़ एक हिल है, तो उसी हिल के टॉप पर ये स्थित है। कहाँ पर है? ये गुजरात में। भीमबेटका की गुफाएं ये मध्य प्रदेश में है। तीन चीज याद रखना है, खजुराहो का मंदिर हो गया, इसके बाद जो सांची का स्तूप है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, और भीमबेटका की गुफाएं, ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। 10,000 बीसी के आसपास की चित्रकारी यहाँ देखी गई है भीमबेटका में। ओके, नेक्स्ट है लाल किला किस नदी किनारे? लाल किला जो है ये शाहजहानाबाद शहर बसाया गया था शाहजहां के द्वारा दिल्ली में, और वहीं पर इस किले का निर्माण करवाया गया था। दीवाने खास यहाँ पर है। ठीक है, और ये यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के ये किनारे है। रेड फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला था? रेड फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 2007 में मिला है। कब मिला है? 2007 में मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किनके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है ये रेलवे टर्मिनल है, और इसको विक्टोरिया विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था। नाम चेंज हो गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से अब इसको जाना जाता है। और इसका जो डिजाइन है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन तैयार किया गया था फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा। ठीक है, और इसको जो है 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। 2004 में ही चंपानेर को भी मिला था।
ठीक है। नेक्स्ट, जंतर मंतर जयपुर किन के द्वारा बनाया गया था? जंतर मंतर बहुत है लेकिन जो सबसे बड़ा है वो जयपुर वाला है, और ये महाराजा जय सिंह के द्वारा जो है बनाया गया था। महाराजा जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। 1727 से 1734 के बीच इसे बनाया गया था। ओके। और जंतर मंतर को कब मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा? ये 2010 में मिला है। नेक्स्ट है, वेस्टर्न घाट किस राज्य में फैला हुआ है? तो वेस्टर्न घाट जो है ये किस किस राज्य में है? एक तो हो गया आपका केरला, उसके बाद तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, साथ साथ आपका महाराष्ट्र। तो ये 4 स्टेट में ये फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है ये 4 स्टेट में फैला हुआ है। सबको मिलाकर 2012 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। और स्नो लियोपैड के लिए ये जो है फेमस है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसको कब मिला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को? 2014 में इसको दर्जा मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। नालंदा महाविहार, ये कहां पर नालंदा महाविहार? ये नालंदा जिले में है, जहां से नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री विधान परिषद सदस्य हैं। ओके, तो ये रियून बचा हुआ है, स्तूप हुआ करता था, विहार हुआ करता था, बौद्ध से जुड़ा हुआ था। ओके, जिसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान में कौन कौन से फोर्ट शामिल है? इसमें बहुत सारे फोर्ट्स हैं, बहुत सारे किले हैं। तो क्या क्या है? एक चित्तौड़गढ़ का हो गया, है ना, कुंभलगढ़ किला हो गया, रणथंभौर किला हो गया, जैसलमेर हो गया। तो ये सब जो है राजस्थान हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान में शामिल है। हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, और 2013 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। रानी की वाव कहाँ पर है? ये गुजरात में है, गुजरात के पाटन में है। ठीक है, ये सीढ़ीनुमा कुआं है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला है? इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला है? इसको मिला है 2014 में। नेक्स्ट, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये कहां पर है? ये कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है सिक्किम में। कहां पर है ये? सिक्किम में है। ओके, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है? ये जो है सिक्किम में है। ठीक है, और ये टाइगर रिजर्व, कंचनजंगा नेशनल पार्क, क्या ये टाइगर रिजर्व है? क्या ये टाइगर रिजर्व? आप मुझे बताएंगे। टाइगर रिजर्व हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये कहां पर है? ये सिक्किम में है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला है? ये 2016 में मिला है। लास्ट क्वेश्चन है, ली कार्बूजियर का पुरातात्विक कार्य कहां पर है? ली कार्बूजियर का पुरातात्विक कार्य जो देखा जाता है कंबाइंड रूप से, बहुत सारी वर्किंग को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, और ये चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। ओके, तो ये 50 क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग कल भी करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए, बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चूंकि ये पहला वीक है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको भी हो रही होगी, थोड़ी सी मुझे भी हो रही होगी, है ना। कुछ नया होता है तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में समय लग जाता है। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय।